नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु ऑफिशियल और आज की वीडियो में मैं पढ़ने जा रहा हूँ बिहार एक समग्र अध्ययन, जिसमें कि महेश कुमार बनवाल की बुक है ये, जिसमें कि मैंने बिहार एक परिचय और प्राचीन बिहार, छठी शताब्दी पूर्व बिहार और मगध का उत्कर्ष, जिसमें कि मैंने बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश को कंप्लीट कर चुका हूँ और नंद वंश को भी मैं समाप्त कर चुका हूँ। और आज की वीडियो में मैं पढ़ने जा रहा हूँ मौर्य साम्राज्य के वंश। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य की वंश संबंधी सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त हुए हैं। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल माना गया है, परंतु जैन परंपरा के अनुसार मौर्य निम्न जाति से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट है, जैन परंपरा के अनुसार मौर्य निम्न जाति से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की सूत्र पत्नी का पुत्र था। विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार भी मौर्य वंश शुद्ध एवं कुलहीन बताया है, जबकि अस्पुनर के अनुसार पारसिक थे। मौर्य साम्राज्य पारसिक थे अस्पुनर के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना की के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित करके उसकी सहायता की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध राजनीतिक अर्थव्यवस्था से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जो कि जिसमें कि राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने नंद वंश का पतन करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्री की तुलना में मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। और अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शासन 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। प्रथम महान सम्राट कौन थे भारतीय इतिहास का? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी गई। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय इतिहास के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत प्रतापी शासक थे। उसने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त करवाया। चंद्रगुप्त साम्राज्य में संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के विशाल क्षेत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में संपूर्ण बिहार, उड़ीसा और बंगाल इसके क्षेत्र में था। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन शामिल थे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल एवं पूर्वी भारत में कुछ ही क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध की समाप्ति 305 ईसा पूर्व में हुई। एक संधि से हुई। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक युद्ध हुई, जो कि 305 ईसा पूर्व में इसकी संधि हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एवं सिंध के पश्चिमी क्षेत्र को प्रदान कर दिया। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया। मेगास्थनीज जो है इंडिका के रचयिता थे। ये सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य कालीन के प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है।
इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा के नाम से संबोधित किया है। इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज ने इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा के नाम से संबोधित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली स्थापित की। भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त के लिए सिंडिकोटस शब्द का प्रयोग किया। यूनानियों ने चंद्रगुप्त शब्द के लिए सिंडिकोटस शब्द का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना। पहले मौर्य साम्राज्य के सम्राट का प्रथम स्थान रहता था। उसके नीचे प्रांत थे। इसके नीचे जिला या निकाय जो कि प्रधान स्थानिक थे, और इसके नीचे जिला निकाय के नीचे स्थानीय थे जो कि 800 ग्रामों का समूह रहता था। इसके नीचे द्रोणमुख जो कि 400 ग्रामों का समूह था। द्रोणमुख के नीचे खवार्टिक थे 200 ग्रामों का समूह, और इसके नीचे संग्रहण 100 ग्रामों का समूह, और इसके नीचे थे ग्राम प्रधान जो कि ग्रामिक थे के मुखिया थे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर सैनिक प्रशासन की देखरेख हेतु 5-5 लोगों की 6 समितियां थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का उल्लेख किया जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ये इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के शासक का था रुद्रदामन का अनुसार चंद्रगुप्त के राज्यपाल सौराष्ट्र का पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? पुष्पगुप्त वैश्य ने। जैन धर्म के स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार करने का साम्राज्य को त्याग दिया। जैन धर्म के स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार करके साम्राज्य को त्याग दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में व्यतीत किया। जैन संप्रदाय से जुड़े आचार्य भद्रबाहु भी पाटलिपुत्र छोड़कर चंद्रगुप्त के साथ आ गए। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त ने जैन परंपरा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में ही हुई और इन्होंने अपना शरीर श्रवणबेलगोला में त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हार गांव में प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष जो है कि पटना के समीप कुम्हार गांव में प्राप्त हुए हैं, जिसे खोजने का श्रेय स्पूनर को कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का शासन है। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उसका उत्तराधिकारी था मिस्र का शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। इसके समय में बिंदुसार के समय में मिस्र का शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। बिंदुसार के अनुसार सीरिया के शासक मीठी मदिरा सूखे अंजीर एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया था। एंटियोकस ने विद्वान दार्शनिक को छोड़कर शेष वस्तुएं बिंदुसार को भेजी थी। यूनानी शासक टॉलमी फिलोडोरस ने डायनिसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया जो निम्नलिखित है। यूनानी शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनिसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायनिसियस भी बिंदुसार के दरबार में आए थे। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया गया है जो निम्नलिखित है। बिंदुसार के विभिन्न नाम। अमित्रिकेट्स ये यूनानी ग्रंथ लेखक थे। आतिली द्रोचरस स्ट्रोबी के अनुसार। अमित्रघात ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत शस्त्रों की हत्या करने वाला। अमित्रचट्स एथनियस अमित्रखंड संस्कृत शस्त्रों का नाश करने वाला और अमित्रघात शत्रुओं की हत्या करने वाला।
सिंगसेन जैन ग्रंथ, सीमसेन राजवली कथा, भद्रसार ये वायु पुराण में कहा गया है। बिंदुपाल फा टेन चुलीन चीनी साहित्य थे। अशोक वदन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। अशोक वदन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह में दमन के लिए अशोक था और दूसरा विद्रोह के दमन के लिए सुसीम को भेजा गया था। इसने अपनी साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में कुमार को नियुक्त किया। इसने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्री परिषद की स्थापना की। अनेक महामतियों की नियुक्ति भी की। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंगल वत्स नामक एक भविष्यवक्ता भी रहता था। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंगल वत्स नामक एक भविष्यवक्ता भी रहता था। अशोक का शासन काल पढ़ेंगे 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक मौर्य वंश का एक महान एवं प्रतापी शासक था। मौर्य वंश का महान एवं प्रतापी शासक अशोक थे, जो 273 ईसा पूर्व में शासक नियुक्त हुआ, परंतु उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इसका कारण 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात संभवतः अशोक को लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष करना पड़ा था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक शासक बनने के पूर्व तक्षशिला का गवर्नर था। अशोक शासक बनने के पूर्व तक्षशिला का गवर्नर था। पुराणों में अशोक के लिए अशोकवर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। उसके अभिलेखों में से देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबंधित किया गया। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से इसे संबंधित किया है। अशोक के शासनकाल से संबंधित मास्की, गुर्जर और नेट्टूर गुलम से प्राप्त अभिलेख में उसके व्यक्तिगत का नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। भाबरू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अशोक के शासनकाल से संबंधित मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्देगोलम से प्राप्त अभिलेखों में उसके व्यक्तित्व का नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। भाबरू शिलालेख में अशोक को मगध का राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कलिंग विजय अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी। कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय प्रवर्तित हो गया और उसने भविष्य में युद्ध नीति को त्याग करके धम्म विजय की नीति अपनाने का घोषणा किया। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अभिलेखों में दिए गए विवरण में स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। बिहार क्षेत्र में अशोक के अभिलेख थे। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख बराबर सासाराम, चंपारण, वैशाली एवं पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख जो है कि बराबर सासाराम एवं चंपारण, वैशाली एवं पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। परंतु वैशाली और पाटलिपुत्र अभिलेख पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है। ये सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक अभिलेख लिखवाने वाला प्रथम भारतीय शासक थे। अशोक ने अपने शासनकाल में 12वें वर्ष में जहानाबाद में स्थित बराबर को पहाड़ी में सुदामा गुफा का निर्माण करवाया और उसने आजीवकों को दान दे दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक ने अपने शासनकाल में 12वें वर्ष में जहानाबाद में स्थित बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण करवाया था। सुदामा गुफा का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, जहानाबाद में, और उसे आजीवक को दान में दे दिया। अब हम पढ़ेंगे अशोक एवं बौद्ध धर्म। अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। उसने एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से शिक्षा लेकर व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने किससे शिक्षा ली थी? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से, और उन्होंने उसके व्यक्तिगत के रूप में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
दीक्षा लेकर व्यक्तिगत के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका उल्लेख उसके द्वारा तत्कालीन आदेशों एवं नीतियों में भी दिखाई पड़ता है। पारंपरिक अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था, चार बौद्ध सम्मेलन थे, जिसमें कि तीसरा सम्मेलन बौद्ध संगति का आयोजित किया था। बौद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत में ही नहीं अपितु श्रीलंका, बर्मा एवं म्यांमार आदि देशों में भेजा था। तीसरा बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी। अभिधम्म पिटक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना की गई। इसी समय अभिधम्म पिटक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना की गई। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में अशोक का अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी भाषा पूर्वी भारत से लिया गया, खरश्वी लिपि पश्चिमोत्तर भारत से लिया गया है, ग्रीक एवं अरमाइक लिखित सीमा प्रांत का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख में प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मी लिपि, खरश्वी लिपि और अरमाइक और ग्रीक लिपि का उल्लेख किया गया है। रुम्नदेई अभिलेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक बुद्ध का जन्मस्थान जहाँ था वहीं किया और वहाँ की भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। रुम्नदेई अभिलेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी बुद्ध का जन्मस्थान था ये की यात्रा किया और वहाँ के भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक रहा। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर दिया और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। कल की वीडियो में मैं बिहार में अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा करूंगा। कल मैं इसे रीडिंग करता हूं। आज वीडियो में मैंने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा है। आज की वीडियो आप लोग जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।